कर्नाटक का इलेक्शन के अंदर जो लहर चली वो इतनी बड़ी लहर थी कि अगर ईवीएम मैनिपुलेट की भी गई है तो वो उस लहर में डूब जाने वाली। ईवीएम सारी मैनिपुलेट नहीं की जा सकती क्योंकि राज भी खुल जाएगा और गड़बड़ भी हो जाएगा। है कि केरल के अंदर सीपीएम की सरकार है और एक भी सीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की उन्हें नहीं मिलती। कैसे हो सकता है भाई? दिल्ली में आप इस उदाहरण मेरी को समझ देख से सकते बाहर है। हैं। दिल्ली में आप इस उदाहरण को देख सकते हैं। दिल्ली में देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है पूरी तरह से और साथ के साथ सीटें उधर की तरफ चली जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। कर्नाटक चुनाव के परिणाम आने के बाद से बहसें बदल गई हैं। अलग अलग मसलों पर बहस हो रही है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस तरह औंधे मुंह कैसे गिरी, जबकि अमित शाह कह रहे थे कि हम यहां भी कमाल करें। ऐसे में ईवीएम को लेकर भी सवाल उठे और अब जो ईवीएम के विरोधी हैं वो कह रहे हैं कांग्रेस जीत गई है, तो क्या ईवीएम का सवाल बंद हो गया है? ऐसे में हम गौहर रजा के साथ हैं इस वक्त। गौहर रजा देश के उन कुछ एक शख्सियतों में से हैं जो ईवीएम पर किसी भी हार और जीत के बाद बदलते नहीं। आइए उनसे एक बार फिर पूछते हैं कि उनका अब क्या मत है। क्या ईवीएम की इस जीत में कोई रोल है या ईवीएम का असर बेअसर है? तो सर, आपका स्वागत है जनज्वार में। और ईवीएम बहुत शुक्रिया। ईवीएम को लेकर आप लगातार सवाल उठाते रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद आप ईवीएम को लेकर अब क्या कहें? कर्नाटक चुनाव में बहुत सारे हमको सबक दिखाई देते हैं। और कल पूरी कोशिश गोदी मीडिया की ये रही कि जो सबक लिए जा सकते हैं उनमें से किसी भी ठोस सबक को पर्दे के पीछे धकेल दिया जाए। जी। चीखना चिल्लाना होता रहा दिन भर, बहुत सारे हंगामे हुए और जो आप कह रहे हैं वो सवाल भी उठाया गया कि ईवीएम के बारे में बात करने वाले लोग कहाँ हैं कहाँ? वगैरह। देखिए, एक सबक, बहुत मेजर सबक जिसके ऊपर बहस कम हुई है, ट्विटर पे हो रही है, जी। लेकिन कल टेलीविज़न पे और आज के पेपर्स में जो मैंने देखे, उनमें कोई बहस नहीं है कि कर्नाटक के अवाम ने नफ़रत की राजनीति को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। खरीदने और बेचने की राजनीति को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। करप्शन को रिजेक्ट किया है। ये जो 2-3 चीज़ें थी, कल इनके ऊपर टेलीविज़न पे कहीं बहस हमको दिखाई नहीं। ये तो साफ था कि मोदी जी की फ़ोटो हटा दी गई थी। हम्म। किसी भी चैनल के ऊपर मोदी जी की फ़ोटो नहीं थी, क्योंकि ये नहीं कह सकते थे कि ये हार जो है वो मोदी जी की हार है। और साथ ही अगर देखें तो राहुल गांधी की भी फ़ोटो नहीं थी क्योंकि उनके मुँह से ये नहीं निकल सकता था कि ये राहुल गांधी की जीत है। जी। बहरहाल ये जो तरीके होते हैं मीडिया के कुछ चीज़ों को, मैसेजेस को तोड़-मरोड़ के पेश करना इन हालात में भी, वो ये बताता है कि मीडिया आगे आने वाले वक़्तों में भी गुलाम ही रहेगा। क्योंकि सरकार हो सकता है बदल जाए, लेकिन रास्ता दिखा दिया है मीडिया ने कि हमें गुलाम कैसे बनाया जा सकता है। तो ये भी कल बहुत साफ तौर से एक बार फिर हमें दिखाई दिया कि मीडिया की गुलामी से अब इस देश में छुटकारा बहुत मुश्किल है, जिसका मतलब ये है कि लोकतंत्र वहाँ भी खतरे में है और खतरे में रहेगा बहुत दिन तक, जब तक कि मीडिया अपने पैरों पर खड़ा होने का पूरी तरह से निश्चय नहीं कर। ये इस मुल्क के लिए बड़ी बदकिस्मती की बात होगी कि अवाम के मुद्दे ना उठा करके मीडिया नफ़रत घरों तक पहुँचाता रहे। बहरहाल, अ, आपका जो सवाल है वो बहुत अहम सवाल है और उसका जवाब दिया जाना चाहिए। क्योंकि हर विपक्ष की जीत के बाद ये सवाल उठता है कि अब कहाँ हैं वो लोग जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मैंने जो कुछ आंकड़े इस्तेमाल किए थे और शुरुआती दौर में बिल्कुल मैंने जो कैलकुलेशंस किए थे उसके हिसाब से ये मानते हुए कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और मैं बार-बार कहता हूँ कि किसी भी मशीन को मैनिपुलेट किया जा सकता है।
जब उसको चोरी से इस्तेमाल किया जाए तो हम उसे मैनिपुलेशन कहते हैं। और जब यानी चोरी की जा रही, और जब मशीन को ऑपरेट किया जा रहा हो तो हम उसे ऑपरेट करना कहते हैं। मशीन को ये नहीं पता होता कि उसे ऑपरेट किया जा रहा है या उससे चोरी की जा रही है। बहरहाल मशीन का इससे कोई लेना देना नहीं होता, और इसलिए मैं मानता हूं कि एक मशीन है, उसको मैनिपुलेट या ऑपरेट किया जा सकता है, वो बनाई इसीलिए जा। अब आगे देखते हैं, जो मैं बात कह रहा था कि आंकड़ों को अगर रख करके देखा जाए तो वो लोग जो ईवीएम से चोरी करते हैं वो बेवकूफ लोग नहीं। बेवकूफ कोई चोरी नहीं कर सकता है या उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जिसका मतलब यह है कि पहली बात, उन्हें बहुत शातिर होना चाहिए। वो बेहद इंटेलिजेंट होंगे, शातिर होंगे, तभी कर सकते। नंबर दो, उनके पास स्किल होनी चाहिए। और स्किल सिर्फ ईवीएम मैनिपुलेट करने की नहीं, बल्कि ईवीएम मैनिपुलेट करने का मकसद क्या है, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है चोरी के लिए, और कितना चोरी करने की जरूरत है, ये सारी चीजें उनको पता होती, मालूम होती। उनको एक बात और भी मालूम, क्योंकि ये मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है। थियोरेटिकली तो अगर एक ईवीएम मैनिपुलेट हो सकती है तो सारी मैनिपुलेट हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली इस मुल्क में जहां हजारों और लाखों की तादाद में ईवीएम इस्तेमाल होती हैं, वहां प्रैक्टिकली सारी ईवीएम को मैनिपुलेट करना जो है वो इम्पॉसिबल बात है, लगभग इम्पॉसिबल। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो अगर मुझे ये मालूम है कि ईवीएम मैनिपुलेट हो सकती है, ये भी मालूम है कि ईवीएम सारी मैनिपुलेट नहीं की जा सकती, क्योंकि राज भी खुल जाएगा और गड़बड़ भी हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा? अगर मुझे मैनिपुलेट करना है तो मैं ये चुनूंगा कि कहां पर मुझे जीतना है और कहां पर मेरी जीत होने जा रही है और कहां पे मैं हारने ही जा रहा हूं। तो ये तीन हिस्सों में मैं बांट लूंगा। तो अगर इन सर तीन एक हिस्सों में एक एक सवाल ये है अब यहाँ कि क्या आपके अनुसार जो लोग ईवीएम मैनिपुलेट कर रहे थे वह कर्नाटक चुनाव क्या हारना चाह रहे थे, या उन्हें लग रहा था कि ईवीएम यहाँ मैनिपुलेट करेंगे तो फिर हमारा राज खुल जाएगा? क्या वजह क्या है जी? मेरा मानना यह है कि ईवीएम को हर जगह मैनिपुलेट किया जाता है, नंबर एक। नंबर दो, ये कि जो शातिर लोग हैं वो जाहिर है कि ये सारी चीजें देखते हैं जो आपने अभी कही, जिसमें एक तो राज नहीं खुलना चाहिए, लोगों के शक को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर कर दिया तो फिर वो शक यकीन में बदलेगा, और लोग जिस तरह से एक जगह तो तोड़ी ही गई ईवीएम, कर्नाटका में भी लोग तोड़ फोड़ पर उतर आए क्योंकि उनके वोट की चोरी की। तो ये यकीन और गैर यकीन के बीच में पूरे मुल्क को हर वक्त ढाले रखना, ये एक मकसद होता है जब हम ईवीएम मैनिपुलेशन की बात करते हैं, उन लोगों का जो चोरी करने जा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि कई जगह के ऊपर जहां एक विपक्ष और दूसरा विपक्ष मौजूद है और बीजेपी गायब है, तो वहां पर जो कम दुश्मन है उसकी जीत होती हुई हमें दिखाई दी। कर्नाटका इलेक्शन के अंदर जो लहर चली वो इतनी बड़ी लहर थी कि अगर ईवीएम मैनिपुलेट की भी गई है तो वो उस लहर में डूब जाने वाला। यानी अगर 10 और 15% का आपने ईवीएम मैनिपुलेट करने का अंदाजा लगाया है और लोग एकतरफा वोट डाल देते हैं, जो हमने इमरजेंसी के बाद देखा था कि एकतरफा लोगों ने वोट डाल दिया, कई बार लहर आई। इंदिरा गांधी की मौत के बाद भी वही लहर आई थी, उनके कत्ल के बाद वही लहर आई। तब फिर ईवीएम का मैनिपुलेशन काम नहीं कर सकता, यानी जनता जनार्दन तो है ही, ईवीएम मैनिपुलेट हो रही है या नहीं हो रही है, जनता जनार्दन। अब सवाल ये है कि जो शातिर लोग हैं वो लंबी स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना। अगर हम आपकी बात को माने तो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में लहर थी। अब हम इस चुनाव को लिए चलते हैं ठीक 6 महीने पहले हुए गुजरात चुनाव। तो जो गुजरात में 156 सीटें आई बीजेपी, तो आपके लॉजिक के हिसाब से फिर वहां भी लहर थी, लेकिन जनता के एक बड़े हिस्से ने इसे ईवीएम की करामात कही। फिर इसका क्या जवाब देंगे?
देखिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो कर्नाटका में दिखाई दे रही है, और ये बहुत सारी स्टेट्स में ऑब्जर्व की है, इंक्लूडिंग गुजरात, जहां पिछले अगर आंकड़े देखे जाएं, जी। यानी पिछले इलेक्शंस के आंकड़े देखे जाएं, इस बार के नहीं, हम्म, इससे पहले वाले इलेक्शंस के हम्म, आंकड़े देखे जाएं, और यूपी के आंकड़े देखे जाएं, तो हमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है। सारा देश ये मान रहा है और कह रहा है कि ईस्ट यूपी में बीजेपी जो है वो बहुत मजबूत है, हम्म, और वेस्ट यूपी में किसानों के मूवमेंट ने उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और सीटें कहां से आ रही? वेस्ट यूपी के अंदर जहां बहुत बड़ा नुकसान कह रहे थे लोग पहुंचाया है, वहां पर बीजेपी को मजबूती से सीटें मिलती। बिल्कुल यही हुआ था उससे पहले वाले इलेक्शन में गुजरात के अंदर, कि जिन जगहों के ऊपर कांग्रेस स्ट्रांग थी और जहां पर कांग्रेस के बड़े नेता खड़े हुए थे, जो पॉपुलर थे, वो हार गए, और छोटे नेता जो हैं वो सारे के सारे जीत जाते हैं वहां पर। यही हमको कर्नाटक में दिखाई दे रहा है कि जहां जहां ये माना जाता था कि बीजेपी का गढ़ है, हम्म, उन इलाकों में, और ये अभी मैंने पूरी तरह से आंकड़े नहीं देखे हैं, हम्म, ये जो जिन लोगों ने देखे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, और कल जो डिबेट हो रही थी हम्म, उसके आधार पे कह रहा हूं, अगर ये सही है तो हम्म, हमें जरा ध्यान से देखना चाहिए कि जहां जहां बीजेपी का गढ़ था कर्नाटक में, वहां पर उनको कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है बनिस्बत उन जगहों के जो नई थी उनके लिए, वहां से उन्हें सीटें मिल रही। तो अब हमें ये देख लेना चाहिए कि क्या ऐसा नहीं है कि किसी ने बैठ करके ये डिसाइड किया था कि भाई वहां मैनिपुलेट करना, यहाँ तो मैं ही स्ट्रांग, इन नहीं, जगहों के ये ऊपर तो ये तो हमारा एंटी मजबूत ताकत इनकम्बेंसी है। की बात कही जा सकती है। बड़े नेताओं की अक्षमता के खिलाफ वोटिंग की बात की जा सकती है। मतलब इसमें बहुत सारे ईवीएम वाला फैक्टर्स हो पहलू। सकते जी। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हम्म, लेकिन ये शक भी मजबूत होता है कि शायद ईवीएम की वजह से। मैं उन्हीं जगहों पे तो करूंगा भाई जहां पर मैं मजबूत हूं, वहां क्यों मैनिपुलेट करूंगा? जी। जिन जगहों के ऊपर मुझे वोट मिलने जा रहे हैं, और मैंने बार बार सर्वे मतलब सर, करवाए हैं अगर उन आपकी इलाकों। बात समझे तो जरा और क्लियर कर लें। आपका ये करना है कि कर्नाटक की जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी पहले से, वहां भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिले हैं या उनके नेता हारे हैं, और जहां वो पहले जी, कमजोर थे वो मजबूत। यहां आप ईवीएम का रोल देखते हैं। मुझे ईवीएम का रोल दिखाई देता है, इसमें किस हद तक है, कितना है, जी। वो तो वही जानते हैं जो मैनिपुलेट कर रहे हैं। हम्म। और ये मेरा अपना यकीन है कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। सर, एक सवाल अब और, कि क्या ईवीएम पार्टी विशेष यानी भाजपा के पक्ष में सिर्फ मैनिपुलेट की जाती है, उसी के लोग लगे हैं, या सभी पार्टियों का एक साझा की तरह है? ये नहीं है। जी। अगर हम मान लें, ये सारी बातें मानी ही जा सकती हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई परीक्षण तो किया नहीं जा सकता। जी। साइंटिफिक तरीके से हम कुछ भी नहीं कह सकते इनके बारे में, सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं। मेरी नजर में साइंटिफिक फैक्ट एक ही है कि की जा सकती है मैंने, जी। और इसके अलावा कोई चीज साइंटिफिक नहीं है, इसके आगे सब कुछ अंदाजे हैं, क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता भरोसे के साथ। बहरहाल हिंदुस्तान में अवाम को तो भरोसा नहीं है, ये मैं पिछली बार भी कह चुका हूं, मैं जहां भी गया हूं जी। वहां इवन बीजेपी के लोग भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो एक इम्पोर्टेंट सवाल, कि क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होती है? हमें ये दिखाई देता है कि एक पार्टी उठती है पंजाब में, जी। और सडनली वो अपनी सरकार बना लेती है। बम्पर वो सीटों मजबूत से। नहीं है उस वक्त, और एकदम से उसकी सरकार बन जाती है। हम्म, जो मजबूत नहीं थी बिल्कुल, हम्म, वो काफी वोट एकदम से हासिल। उसे गुजरात में मिल जाते हैं। तो यानी एक केरल की एग्जांपल ले लीजिए। केरल के अंदर, इस एग्जांपल को मैंने कई बार इस्तेमाल किया है, कि केरल के अंदर सीपीएम की सरकार है, और एक भी सीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की उन्हें नहीं मिलती। कैसे हो सकता है भाई? दिल्ली में आप इस उदाहरण मेरी को समझ देख से सकते बाहर है। दिल्ली हम्म? में आप इस उदाहरण को देख सकते दिल्ली में देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है,
पूरी तरह से, और 7 की 7 सीटें उधर की तरफ चली जाएं, तो बिहार आप में भी दो तरह से 40 लोकसभा में से 39 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के पास। तो ये जो चीजें हैं ये और शक को मजबूत करती हैं। देखिए, पिछली बार भी मैंने कहा था और इस बार फिर इसको रिपीट कर दूं कि दूसरे मुल्कों में, खासतौर से जर्मनी में और कुछ अफ्रीका के देशों में जहां हमने बेचने की कोशिश की, बांग्लादेश में, इन जगहों के ऊपर सिर्फ इस वजह से ईवीएम को हटा दिया गया या लागू नहीं किया गया, इसके बावजूद कि प्रोजेक्ट पूरी तरह से मैच्योर हो चुका था, लागू नहीं किया गया कि लोगों को यकीन नहीं, एक आम आदमी को जिसको वोट का हक लोकतंत्र देता है, उसको अपना वोट दिखाई नहीं कि कहां गया, सर एक बटन दबा जी और उसका वोट कहीं चला गया। मेरा मानना यह है कि इस बहस में ना पड़ते हुए कि आज कांग्रेस खुश हो रही है और वो ईवीएम के बारे में बात करना बंद कर देंगे, कल कोई और पार्टी कहीं जीत जाएगी, वो ईवीएम के बारे में बात करना बंद कर देगी, परसों तक खुद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग लिख रहे थे ईवीएम के खिलाफ, सत्ता में आने के बाद उन्हें सांप सूंघ गया। बिल्कुल। तो ये जो है ये चलता रहेगा। सवाल ये है कि जनता कब उठेगी और कहेगी कि हमें ईवीएम पे यकीन नहीं है, अगर इससे करोगे इलेक्शन तो फिर हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप जब ये सवाल उठाते हैं तो हमारे यहाँ आपके वीडियोस पर रिएक्शन आते हैं, वैसे भी सामान्य तौर पर आते हैं। अभी जब चुनाव कर्नाटका का हुआ है और उसमें कांग्रेस सफल हुई है, तो लोगों के रिएक्शन आए हैं कि यह सिर्फ दिखावा है ईवीएम का, 2024 की तैयारी है और देखना उसी कर्नाटक में कैसे मोदी जी वहां स्वीप करते हैं दूसरे राज्यों। ये जो संदेह है लोगों कि नहीं साहब, वो जहां चाहते हैं उसको जिता देते हैं और अंततः अपनी मुख्य जगह सुरक्षित रखते, जैसे कि गुजरात वह जीतना चाहते हैं तो जीत जाते हैं, बम्पर सीटों से इतिहास रच देते हैं। यूपी में निकाय चुनाव में फिर इतिहास रच देते हैं, कल ही दोनों जगहों के रिजल्ट आए हैं। तो क्या आप जनता के शक के साथ खड़े हैं कि मतलब ये जो चाहते हैं उसी अनुसार ईवीएम को सेट करते हैं, इन हमारी जो खुशी है वो इनके मातहत है? अजय, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं वो बहुत जायज सवाल, जो लोग ये बात कह रहे हैं वो बहुत जायज सवाल, और उसका सबका आधार यह है कि ईवीएम पे यकीन नहीं। इसके बाद कौन क्या कर रहा है, और जो मैं कह रहा हूं बार बार कि ईवीएम को मैनिपुलेट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई, बहुत शातिर दिमाग इसके पीछे काम कर रहे हो, तभी हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। मैं कहूं कि मैंने कोई स्किल्स नहीं है, कुछ नहीं आता मुझको, और एक दिन कहूं कि ईवीएम मैनिपुलेट कर लूंगा, नहीं कर सकता। शातिर होना जरूरी है, मैं पूरे कैलकुलेशंस करके चलूंगा और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना के चलूंगा। एक इलेक्शन थोड़ी ना मकसद है मेरी जिंदगी का। मैं अगर पॉलिटिकल पार्टी हूं, मैं अगर एक ऐसी एजेंसी हूं जो इस मुल्क के इलेक्शन को सबवर्ट करना चाहती है, तो वो शातिर होना भी तो जरूरी है उसके लिए। मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी कर रही है, कोई और एजेंसी हो सकती है जो करे। भाई, अगर ईवीएम मैनिपुलेट हो सकती है और जो ज्यादातर लोगों का यकीन है, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बीजेपी आरएसएस कर रही है, उनके लिए कोई और कर रहा हो और वो ये देख रहा हो कि ईवीएम के ऊपर भरोसा भी रहे और भरोसा टूटता भी रहे लोगों का, कभी ये कर दो कभी वो कर दो, तो वो शातिर लोग ही कर सकते हैं। जन ज्वार जनता की मीडिया।